नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे गैप के बाद फिर से मैं दोबारा आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए हमने काफ़ी मेहनत की और उसके बाद हमने सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 15 दिसंबर 2019 को प्रस्तावित है, उसके लिए हमने काफ़ी कुछ प्लान बनाया है और लगभग जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, चाहे वो स्टैटिक जीएस के हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो एक प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि एक क्रैश कोर्स आपको उपलब्ध कराना। लोअर में तो हम ज़्यादा नहीं कर पाए, साइंस में हमने कुछ किया, हिंदी में किया और करंट अफेयर्स में किया, लेकिन इसमें तो हम ओवरऑल सिलेबस में करेंगे। तो एक प्रकार से एकदम मुफ्त का आपको क्रैश कोर्स हम कराएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इस बार का देना है तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं वापस आ गया हूँ और अब यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तक आप लोगों के बीच में निरंतर मैं बना रहूँगा। हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अधिक मेहनत आप लोगों के लिए कर पाते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो भारत में कृषि, तो जैसा कि हम जानते हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बचपन में हमें बताया जाता था कि 70% भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जो कि इतने वर्षों में कुछ घटी है और अब बताया जा रहा है कि 50% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए हमें समझ में आता है कि इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम देखें और इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण एग्रीकल्चर करता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है। अब फैक्ट पर हम आते हैं तो भारत में फसलों का कुल जो उत्पादन का क्षेत्रफल है उसमें खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन का हिस्सा 70% है। फूड ग्रेन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर है मध्य प्रदेश का और पंजाब है तीसरे नंबर पर, यानी 1, 2, 3 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और निर्यातक है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई, तो उसके पीछे मसाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु था और उसमें भी काली मिर्च। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में हरित क्रांति से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे हम देखना चाहेंगे। एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एक लेक्चर के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में हुई। उससे पहले एक इकोनॉमी का टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा। एक थियरी दिया माल्थस ने, ठीक है, उसको कहते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थुजियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन। वो क्या कहती है? तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो कहता है कि जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? तो 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 16 होगी, 32 होगी, 64 होगी। ठीक है, ऐसे। और
खाद्यान्न का उत्पादन, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, अंक गणितीय श्रेणी में बढ़ता है। कैसे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। और इसलिए जब जनसंख्या वृद्धि जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होगी और खाद्यान्न उत्पादन 1, 2, 3, 4 होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। ये माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत हमें बताता था, लेकिन अभी तक वो इसलिए सत्य नहीं हो पाया क्योंकि पूरी दुनिया में हरित क्रांति हो गई। उन्नत बीज, अच्छी सिंचाई का साधन, रासायनिक उर्वरक, इन सब ने मिलकर के एक क्रांति कर दी जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो भारत में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के क्षेत्रों में पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये कृषि से। क्या क्या हुआ, तो हाई एल्ड वैरायटी सीड, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, सिंचाई, इरिगेशन आदि की मदद से खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ, कई गुने की वृद्धि हो गई। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक सारे लोग जानते हैं, अक्सर प्रश्न में पूछता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सी फसल हुई, किसका उत्पादन सबसे अधिक बढ़ गया, तो इसका उत्तर है गेहूं। अब प्रमुख कृषि क्रांतियों की बात करते हैं। इससे जो है एक प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है किसी भी तरीके की परीक्षाओं में। तो हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध उत्पादन एवं डेयरी विकास, ये सब आप जानते हैं। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना। पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन, मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए। भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, ऊन, चमड़ा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, आलू उत्पादन, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी नई हैं। गोल क्रांति आपके लिए, लाल क्रांति, ठीक है, इनको देखना होगा। स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, हार्टिकल्चर यानी फल, सब्जी तथा शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो रजत क्रांति को भी जो है आपको याद रखना है। बादामी क्रांति, मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हेतु। धूसर क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है। भूरी क्रांति और धूसर क्रांति, ये दोनों उर्वरक उत्पादन के लिए और वो उसमें से, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन, कृषि का संपूर्ण विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि विधि और तकनीक, ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या होता है, इस विधि में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि वो कृषि तो करता ही है, करता पशुपालन भी करता है, ठीक है। रिले कृषि किसे कहते हैं, तो इस कृषि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है। तो अरहर जो है, तुअर जिसे आप कहते हैं, उसका पेड़ लगता है, काफी दिनों के बाद वो बड़ा होता है, तो बीच में जो है एक फसल काट ली जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। झूम कृषि क्या है, तो झूम कृषि वो है एक जगह से दूसरे जगह जाकर के कृषि करना, इस टाइप का। इसके अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर कुछ वर्षों तक खेती करने के पश्चात उर्वरता की पुनः प्राप्ति होने तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। यह उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है, ठीक है, झूम कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है, रासायनिक उर्वरकों, आधुनिक कृषि यंत्रों आदि का प्रयोग करते हुए पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये व्यावसायिक या वाणिज्यिक कृषि नहीं है, हमारे यहाँ भरण पोषण के लिए आजीविका वाली कृषि है, ठीक है। जैविक कृषि क्या है, तो बिना रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग के जैविक उर्वरक एवं
प्राकृतिक कीटनाशक के प्रयोग से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि क्या है? मानव तथा पशु बल का प्रयोग कर पारंपरिक ढंग से घरेलू मांग की पूर्ति हेतु की जाने वाली कृषि। सोपानी कृषि क्या है? तो मृदा अपरदन, सोल इरोजन को रोकने हेतु पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली कृषि। बागानी कृषि, इसके अंतर्गत चाय, नारियल, रबर, कहवा, इलायची, हल्दी, मिर्च इत्यादि गैर खाद्यान्न तथा नकदी फसलें आती हैं। अगला जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, बहुत ज़्यादा इस पर जो है बवाल मचा। तो ये क्या है? पौधों के डीएनए यानी जीन में कृत्रिम बदलाव के फलस्वरूप उत्पन्न फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहलाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बीटी काटन और बीटी बैगन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कृषि के विशेष प्रकार। ठीक है, तो वीटी कल्चर अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो बीटी कल्चर अंगूरों का उत्पादन। ठीक है, बीटी कल्चर अंगूरों का उत्पादन। पीसी कल्चर मछली पालन, पीसी कल्चर मछली पालन। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर, ये तो मान लीजिए सारे लोग जान रहे हैं, बागवानी फसलों का उत्पादन। ओलिवी कल्चर, जैतून यानी ओलिव की कृषि। एपी कल्चर, ये थोड़ा नया है, शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि। ओलेरी कल्चर, पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि। वर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, इसीलिए वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फसलों के प्रकार के बारे में, तो इससे भी पूछा जाता है। तो भारत में कृषि ज्यादातर मानसून पर निर्भर है। इसी के तहत भारत में बोई जाने वाले फसलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। यह फसल भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय जून जुलाई माह में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें क्या क्या है? तो चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। रबी की फसल, इसके बाद रबी की फसल पतझड़ के मौसम के समय अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है और अप्रैल मार्च के माह में काट ली जाती है। कौन कौन मुख्य फसल है? गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, मसूर है, आलू है आदि। अक्टूबर नवंबर गेहूं की बात करें तो गेहूं तो दिसंबर तक बोया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जायद, यह फसल मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून माह तक काट ली जाती है। यह फसल किसान के लिए आर्थिक तौर पर काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है उसी तरह का जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी, अन्य सब्जी वगैरह का उत्पादन होता है और इस समय सब्जियों का रेट काफ़ी महंगा होता है। अब फसलों के प्रमुख रोग, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गेहूं रस्ट, करनाल, बंट। चावल ब्लास्ट और खैरा। धान टुंगरो। ठीक है, ये इसे में आप जो है इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चावल और धान 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। गन्ना रेड राट और ग्रासी सूट। मक्का वाइट बड। आलू ब्लैक हार्ट, अगेता झुलसा, पछेता झुलसा। झुलसा की बीमारी जो है आलू में बहुत पाई जाती है। केला, इसमें पनामा और सरसों सफ़ेद कीट और तिल फाइलोडी। ठीक है, प्रमुख कृषि संस्थान से भी प्रश्न पूछा जाता है और इस समय मैं देख रहा हूं काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं। तो अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, प्रमुख कृषि संस्थान, तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया। गोविंद बल्लभ
पंत कौन थे, ये कमेंट करके बताइए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, भारतीय चीनी संस्थान ये कानपुर में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक उड़ीसा में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस में है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद गुजरात में है, कुछ लोग आणंद भी इसे कहते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा, ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, एमएसपी। तो एमएसपी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला बाजार हस्तक्षेप है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो ये क्या लिखा गया? बाजार हस्तक्षेप है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस कैसे तय होता है? तो डिमांड और सप्लाई के नियम से होता है। अगर डिमांड अधिक होगी तो प्राइस क्या होगा? अधिक होगा। अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। इसी नियम से मार्केट चलता है, लेसा फेयर की नीति। जब पूरी तरह से मार्केट किसी के अधीन न हो तो मार्केट का जो अपना पर्सनल गुण है वो यही है कि अगर डिमांड किसी वस्तु की हाई है तो प्राइस भी हाई होगा, और अगर डिमांड लो है तो प्राइस भी लो होगा। लेकिन चूंकि बहुत जो है मेहनत करके किसान कृषि उत्पादों का उत्पादन करते हैं और उन्हें जो है बाजार के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, क्योंकि इतना अभी जो है उनके में स्किल नहीं आ गया कि वो बाजार को जो है विभिन्न कारणों से, अब जैसे क्या है कि जब फसल पैदा होती है तो सप्लाई खूब अधिक होती है, और जब सप्लाई अधिक होगी तो क्या होगा? मूल्य गिरेगा। और डिमांड जब अधिक होगी तो क्या होगा? मूल्य बढ़ेगा। तो यहाँ सप्लाई होती है तो स्टॉक नहीं कर पाते किसान, उनको काम है पैसे का, वो कम में ही बेचते हैं। इसलिए सरकार जो है उन्हें सुरक्षा देती है कि भैया जो है इससे नीचे मूल्य हम नहीं जाने देंगे, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एक प्रकार का मार्केट में सरकार हस्तक्षेप करती है। ठीक, तो क्यों करती है सरकार ऐसा? क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? तो इसके जो है 3 जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो मैं बताता हूं। अधिशेष उत्पादन वर्षों के दौरान कीमतों के टूट जाने के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। तो कोई ऐसा वर्ष आ गया जब सरप्लस खूब फूड ग्रेन हो गया तो क्या होगा? सप्लाई अधिक हो जाएगी तो प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उसके विरुद्ध जो है सिक्योर करना फार्मर्स को, इसके लिए। दूसरा, किसानों को फसल की बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना। तो उनको क्या है कि भैया आप उत्पादन करिए, बिक्री के लिए मत सोचिए। एक तो इसी तरह से देश पर आप एहसान कर रहे हैं, और अधिक मत करिए, आप आराम से रहिए, हम जो है इसको खरीद लेंगे। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को संचालित करने हेतु अनाजों की खरीद करना। तो सरकार पीडीएस का कार्यक्रम चलाती है, हम जानते हैं। 2 रुपए 1 रुपए किलो गेहूं और चावल गरीबों को बांटा जाता है देश में। तो इनसे खरीदेंगे नहीं किसानों से तो ये पीडीएस चलेगा कहाँ? ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो गया। तो वर्तमान में एमएसपी के तहत कुल 24 कृषि उत्पाद आते हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, कब घोषित होता है? तो प्रत्येक
फसल बुआई मौसम की शुरुआत में कृषि लागत व मूल्य आयोग, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। कृषि लागत व मूल्य आयोग, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस की अनुशंसा पर CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर MSP की घोषणा करती है। तो अगर CCEA नहीं है ऑप्शन में तो यही उत्तर होगा, ठीक है। अगर ये CACP नहीं है ऑप्शन में तो जो है CCEA ये उत्तर हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये मूल्य काम तो इन्हीं का है ये, ठीक है, कृषि लागत व मूल्य आयोग, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। प्रत्येक फसल बुआई मौसम की शुरुआत में ही कि भाई पहले बता दीजिए कि किसका कितना रेट रखें, उसी हिसाब से किसान को जो उचित लगेगा उस फसल की खेती किसान करेगा, ठीक है। तो वर्तमान में अभी न्यूनतम जो है क्या समर्थन मूल्य है किस जो है प्रोडक्ट का, वो हम देख लेते हैं। तो धान दो प्रकार, कामन और जो है ग्रेड 1। तो कामन 1815 रुपए क्विंटल, ठीक है, 100 kg, और जो ग्रेड 1 है वो 1835 रुपए क्विंटल यानी 100 kg, ठीक है। बाजरा इसका है प्राइस 2000 रुपए, मक्का 1760, ज्वार में भी दो प्रकार हैं, तो एक का 2550 और एक 2570, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ सबका, ठीक है। तो ये खरीफ फसलों का। रबी फसलों की बात करें तो गेहूं 1840, जौ 1440, चना 4620, मसूर दाल 4475, सरसों और रेपसीड 4200 क्विंटल, ठीक है। तो ये है, इसको आप जो है फिर से देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हम करते हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। तो नाइट्रोजन N, फास्फोरस P तथा पोटेशियम K महत्वपूर्ण उर्वरक हैं जिन्हें संयुक्त रूप से हम NPK कहते हैं, ठीक है। इनका आदर्श अनुपात क्या होता है, तो 4-2-1, यानी अगर प्रयोग आप कर रहे हैं किसी खेत में किसी फसल के लिए तो 4 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस और 1 पोटेशियम, ठीक है, इसी अनुपात में इनकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगला, उत्तर प्रदेश रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है, जबकि प्रति हेक्टेयर उपयोग में पंजाब आगे है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, ठीक है, उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो उसमें पंजाब आगे है, ठीक है। तो पंजाब में और अधिक जो है इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका चूंकि साइज छोटा है तो दूसरे नंबर पे। राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एक्जोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। केचुओं को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के कारण कृषकों का मित्र कहा जाता है, ये आप जानते हैं। देश में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। नलकूप एवं कुआं द्वारा सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान अग्रणीय राज्यों में हैं, जो कि बहुत ठीक बात नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की प्रमुख विधि तालाबों द्वारा सिंचाई है। काफी कुछ इसमें देख रहा हूं मात्रात्मक गलतियां हैं, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने कृषि के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे फैक्ट के रूप में उसे देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूं इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।